रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक नीतिगत आयाम का लेक्चर नंबर 6 है और इस वीडियो में हम नीतिगत आयाम के पार्ट 4 के चौथे टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मुद्रास्फीति, जिसे इंग्लिश में मैंने पहले ही बताया था इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति से। किससे पड़ता है? इन्फ्लेशन से, मतलब मुद्रास्फीति से पड़ता है उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही अधिमांग, जिसे इंग्लिश में एक्सेस डिमांड भी कहते हैं, के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो स्फीति अंतराल हो जाता है उससे, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है, तो यह जानी जाती है किस नाम से? तो उसे कहते हैं निस्पंदन स्फीति के रूप में। इसे क्या कहते हैं? निस्पंदन स्फीति के रूप में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि एक ऐसी स्थिति बताइए अर्थव्यवस्था की जिसमें जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर, दोनों काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इस नाम से जानते हैं, निस्पंदन स्फीति के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या भारत में किस तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुई? तो वह तारीख थी 10 जनवरी 1942। क्या तारीख थी? 10 जनवरी 1942। भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है उपयोग औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, जिसे सीपीआई आईडब्ल्यू भी कहते हैं। तो सीपीआई आईडब्ल्यू जो है उसे उपयोग में लाया जाता है जब कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने के लिए महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। तो उस वक्त सीपीआई आईडब्ल्यू, जिसे हिंदी में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या भी कहते हैं, यह चीज उपलब्ध कराई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या है सीपीआई का पूर्ण रूप? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई का फुल फॉर्म है सी से कंज्यूमर, पी से प्राइस और आई से इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है उसका, मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इससे आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कीमतें प्रति वर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेलगाम मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं इसे? बेलगाम मुद्रास्फीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह उत्पाद जिसके मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा, तो उसे कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की वजह से ही जो उत्पादों के जो मूल्य है उनमें वृद्धि होती है, और एक इकलौता ऐसा उत्पाद है जिसके मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप सारे उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति ये रहता है, तो वह चीज़ है पेट्रोलियम, जिसके बढ़ने से सारे, मतलब जितने भी उत्पाद है बाकी सब बढ़ जाते हैं। तो सब पूरा डिपेंड रहता है पेट्रोलियम पे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उत्पाद बताइए जिसके बढ़ने से, जिसकी वैल्यू बढ़ने से बाकी सभी उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वो भी बढ़ जाते हैं, तो वह है एकमात्र ऐसा उत्पाद पेट्रोलियम। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अवसाद। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अवसाद। एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। अर्थशास्त्र में वह स्थिति जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं उसे? मुद्रास्फीति, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं। आपने कई बार ये सब सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है?
तो वह सूचकांक है WPI, जिसे कहते हैं हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक। क्या कहते हैं हिंदी में? थोक मूल्य सूचकांक, और इंग्लिश में WPI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति। इसका यह तात्पर्य, सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य है कि आखिरकार जो पूर्ण रोजगार है उसको प्राप्त करने के लिए निवेश मतलब इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई वह नीति, उसे सस्ती मुद्रा नीति के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति एक संयोजन है वास्तविक सकल उत्पाद मतलब GDP और बढ़ता मूल्य स्तर का। तो क्या दर्शाता है? वह घटता हुआ वास्तविक मतलब GDP घटती हुई दर्शाती है। मुद्रास्फीति एक संयोजन है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो GDP घटते हुए वास्तविक रूप में दर्शाती है और उसका मूल्य स्तर बढ़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है, तो वह कौन सा प्रकार नहीं है? वह प्रकार है लागत जन्य मुद्रास्फीति। क्या है वह प्रकार जो नहीं है मुद्रास्फीति के आधार पर? अगर देखा रहे तो गति और तीव्रता के आधार पर देखा रहे तो वह है लागत जन्य मुद्रास्फीति। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण सिरिसिल त्रासदी जुड़ा हुआ है, तो वह जुड़ा हुआ है तेलंगाना के साथ। किस राज्य से जुड़ा हुआ है? वह राज्य है भारत का तेलंगाना राज्य, उससे जुड़ा हुआ है यह LPG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्ययस्फीति का अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण, इसका यह अर्थ होता है प्रत्ययस्फीति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन आधार पर किया जाता है, तो उसका आधार किस आधार पर किया जाता है मापन? इसका मापन किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो वह आधार है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी से। कैसे प्रभाव पड़ता है? जब मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, जब वो बढ़ जाती है तो उससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, अगर घाटे की वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड कौन सा है, तो वह है थोक मूल्य सूचकांक। जैसा मैंने पहले आपको बताया था इसके बारे में, थोक मूल्य सूचकांक वह भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है। इसके हिसाब से मतलब मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव पड़ता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इसका यह प्रभाव पड़ता है कि आयात जो है वह महंगे हो जाते हैं और जो निर्यात होता है वह सस्ते कीमत पर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल्य में वृद्धि से क्या होता है, तो उसे उपभोक्ता अधिशेष में घटत आ जाता है, घट जाता है, मतलब उपभोक्ता अधिशेष वह घट जाता है, उसकी कीमत घट जाती है जब मूल्य में वृद्धि होती है तब। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न खर्चे वहन नहीं करती है, तो वह है सरकार को कर। क्या है वह? जो खर्चे वह वहन नहीं करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह है सरकार को कर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI कौन से खर्चे वहन नहीं करती है, तो वह है सरकार को कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिटकॉइन इस तकनीक पर निर्मित है, तो वह निर्मित है ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ARDC नाबार्ड की एक शाखा है, तो ARDC का पूरा रूप क्या है, तो वह है कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। क्या है? कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। ये ARDC का फुल फॉर्म है या उसका पूरा रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक ब्याज अर्जित करते हैं, तो वह अर्जित करते हैं ऋण पर। किस पर अर्जित करते हैं बैंक ब्याज? ऋण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, तो वह लेखा वर्ष होता है जुलाई जून। क्या होता है? जुलाई और जून। या RBI का लेखा वर्ष होता है जुलाई और जून। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि RBI का लेखा वर्ष कौन सा होता है, जुलाई और जून होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही।
एनपीसीआई का पूर्ण है जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, तो वह है नेशनल पेमेंट्स को ऑपरेशन ऑफ इंडिया। क्या है वह? जो अम्ब्रेला संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अगर एनपीसीआई के हिसाब से बात करें तो वह है नेशनल पेमेंट्स को ऑपरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में रियायती कर्ज प्रदान करना है, तो वह है समाज के कमजोर वर्ग को। किसको है रियायती कर्ज प्रदान करना? समाज के कमजोर वर्ग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों द्वारा मुद्रा मतलब करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं करेंसी जमा। क्या कहते हैं उसे? करेंसी जमा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है, तो उससे तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और उसकी बिक्री। क्या तात्पर्य उससे? अगर बात करें खुला बाजार कार्यवाही की, तो उसका तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही वित्तीय नीति नहीं है, तो कौन सी ऐसी नीति है जो वित्तीय नहीं है? वह है खुला बाजार ऑपरेशन। क्या है? खुला बाजार ऑपरेशन जो वित्तीय नीति नहीं है, उसे वित्तीय नीति नहीं माना जाता है, तो वह है खुला बाजार ऑपरेशन। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और कई बार देखिए पूछा भी गया है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि वित्तीय नीति क्या नहीं है, तो वह है खुला बाजार ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अपना अच्छा पैसा बाहर करता है, तो वह है ग्रेशम का नियम। कौन सा नियम ऐसा है जो कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो वह है ग्रेशम का नियम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस नियम का नाम बताइए जिससे बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है, तो वह है ग्रेशम का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? तो वह सन था 1949। कौन सा सन था वह? 1949, मतलब भारत की आज़ादी से ठीक 2 साल बाद 1949 को भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। वह सन था 1949। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप है, तो एडीएफ का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। क्या कहते हैं एडीएफ को? एडीएफ का मतलब है ए से ऑटोमेटेड, डी से डेटा, एफ से फ्लो। ऑटोमेटेड डेटा फ्लो एडीएफ का पूर्ण रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है मांग जमा। क्या कहलाती है? मांग जमा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक अपने जमाओं का अधिकतम जमाओं के देय के उपयोग करती है, तो वह है लोन के वितरण में। किसके लिए देय में के लिए उपयोग करती है? वह है लोन के वितरण में। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर $1 के बराबर 55 है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 के हो जाती है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का कितना मतलब क्या बढ़ गया? कैसे क्या मतलब उसका प्रभाव पड़ गया? तो वह है अवमूल्यन। क्या है? अवमूल्यन, मतलब भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो गया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पद में एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है, तो वह है स्फीति जनित मंदी। क्या है वह? स्फीति जनित मंदी, जो मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट के लिए दोनों का सामना करती है, वह है स्फीति जनित मंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा धारण करने की अवसर लागत को नहीं दर्शाता है, तो वह है द्रव्य निकालने में लेन देन की लागत। क्या है? जो अवसर लागत को नहीं दर्शाता है, अगर बात करें मुद्रा धारण की, तो वह है द्रव्य निकालने में लेन देन की लागत। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमता दर्शाता है, तो वह है फिलिप्स वक्र। कौन सा वक्र है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमता दर्शाता है? वह है फिलिप्स वक्र। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी में, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कौन सा ऐसा वक्र है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को दर्शाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो वह है फिलिप्स वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो वह है हॉकिंस। कौन सा है दृष्टिकोण जो अपनाया जाता है?
सामान्य मौद्रिक नीति के लिए? वह है हॉकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WPI का पूरा नाम क्या है? तो WPI का पूरा नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या फुल फॉर्म है WPI का? होलसेल प्राइस इंडेक्स। W से होलसेल, P से प्राइस, I से इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही हो तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा? वह दरें बढ़ाकर पैसे की लागत बढ़ाएगा। तो देश का बैंक मतलब केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? वो दरें को बढ़ा देगा और पैसे की लागत को भी बढ़ा देगा। अगर अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है देश, तो उस वक्त सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वह दरों को बढ़ा करके पैसे की लागत को भी कई गुना बढ़ा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में कौन सा सन लिया जाता है? तो वह सन है 2011 से 12। कौन सा सन है जिस दिन WPI की गणना होती है? वह सन था आधार वर्ष के हिसाब से 2011 और 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम क्या होगा? तो संभावित परिणाम होगा अपस्फीति। क्या होगा? अपस्फीति। यह स्फीति का उल्टा है, अपस्फीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपस्फीति के संबंध में सही क्या है? तो वह है एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। क्या इसके संबंध में सही है अपस्फीति के? कि एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी आ जाए, वह अपस्फीति के संबंध में यह बात बिल्कुल सही बैठती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मंडी के दौरान क्या होता है? वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। क्या होता है? वहां क्षमता से कम उपयोग होता है, मतलब जो जितनी मतलब कैपेसिटी होगी उससे कम वहां पर चीजें उपयोग में आएंगी। अगर जब मंडी के दौरान यह बात होती है, जब मंडी के दौरान ये जो हो रही होती है देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में क्या चीज होती है? तो वह है वृद्धि। उसकी बढ़ोतरी होती है, उसकी वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक इसे लाभ होता है, तो वह है ऋणी। जितने ऋणी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होता है मुद्रास्फीति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा? तो वह होगा मुद्रा की कीमत में गिरावट। क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हो जाती है तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो वह होता है मुद्रा की कीमत में गिरावट, मतलब गिरावट आ जाती है मुद्राओं की कीमत में, करेंसी की जो कैपिटल है, जो उसकी वैल्यू है, उसमें गिरावट आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो वह होता है मुद्रास्फीति की कम दर पे। क्या होता है? मुद्रास्फीति की कम दर जब हो जाती है तो उससे नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में वृद्धि का परिणाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक GDP विकास दर की तुलना में तेज है तो उसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होता है मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेशन। क्या होता है इसका परिणाम? मुद्रास्फीति। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आया है और ये पूछ भी सकता है कि अगर पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक GDP विकास दर की तुलना में बहुत तेज है तो उसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम होता है मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैसे की आपूर्ति की दर में 1% प्रति वर्ष की वृद्धि से लंबे समय में महंगाई दर में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? उससे 1% जो चीज होगा वह निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, किस सन में किया गया था? तो वह सन था 1999। कौन सा सन था वह? 1999। मतलब इस सन में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था भारत में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वह सन बताइए जिस सन में विकास प्राधिकरण का गठन और भारतीय बीमा नियामक का गठन किया गया था, दोनों का एक साथ। तो वह था सन 1999। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है भारत का? वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। वित्त विधेयक 2023 के अनुसार पात्र स्टार्टअप
सभी शेयर धारक के संबंधित अवधि के दौरान बने रहने पर अपने निगमन के पहले 10 वर्षों के दौरान हुई हानियों को समायोजित करने और आगे ले जाने मतलब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में सक्षम होंगे, भले ही शेयर धारिता में बदलाव हुआ हो। तो 7 वर्षों की पिछली समय सीमा को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो वह वर्ष है 10। कितने वर्ष कर दिया गया है बढ़ा करके? 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2022 में निम्न ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एसएसई के लिए विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित की है। तो वह है सेबी। किसने रूपरेखा अधिसूचित की है? वह है सेबी। अगर एसएसई की बात करें जुलाई 2022 में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित कराई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूंजीगत वस्तु नहीं है तो वह है भोजन और वस्त्र। कौन सी ऐसी वस्तु है जो पूंजीगत नहीं है? वह है भोजन और वस्त्र। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो पूंजीगत नहीं है? वह है भोजन और वस्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वह है बीएसई। कौन सा है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब एसएटी की स्थापना हुई थी। तो वह हुई थी 1992 में। किस सन में हुई थी एसएटी की स्थापना? 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह धन जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसका क्या अर्थ है? वह है निगमन लागत। क्या कहते हैं उसे? निगमन लागत। इसको मतलब याद रखिएगा कि निगमन लागत एकमात्र ऐसा वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वह है निगमन लागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यशील पूंजी है तो वह है धन। कौन सी ऐसी पूंजी है जो कार्यशील है? धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बचत निधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी के हित में नियमित रूप से योगदान करते हैं के रूप में जाना जाता है, वह है प्रोविडेंट फंड। क्या है वह? प्रोविडेंट फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएसई सेंसेक्स का गठन कितनी कंपनियों से मिलकर हुआ है? तो वह है 30। कितनी कंपनियों से मिलकर हुआ है? 30 कंपनियों से मिलकर के हुआ है। 30 कंपनियों से मिलकर के हुआ है बीएसई सेंसेक्स का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी कंपनी है जिसने 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ है? अगर बाजार पूंजीकरण की बात करें तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अंबानी की ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का एक बचत बॉन्ड है जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। क्या है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एफआईसीसीआई का गठन किया था। तो वह था सन 1927। किस सन में किया था एफआईसीसीआई का गठन? 1927। सन 1927 को एफआईसीसीआई का गठन किया गया था भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है? उसे कहते हैं ट्रेजरी बिल। क्या कहते हैं उसे? ट्रेजरी बिल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रेजरी बिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से साथ जुड़े हुए हैं। तो वह है शेयर बाजार। किससे साथ में जुड़े हुए हैं बुल और बियर? शेयर बाजार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेबी SEBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है मुंबई शहर में। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में सेबी का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर है SEBI सेबी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निगमित हुई थी। तो वह हुई थी किस सन में? सन 1972 में हुई थी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां हैं तो वह है सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां। कौन सी प्रतिभूतियां श्रेष्ठ हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है? वह है सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां जिन्हें सरकार जारी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का संक्षिप्त नाम है तो उसे कहते हैं एफपीओ को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या कहते हैं एफपीओ को? फॉलो ऑन पब्लिक
ऑफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में पहला विनिमय व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वर्ष में व्यापार किया गया था, तो वह था सन 2000। सन 2000 में BSE का पहला विनिमय व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध वर्ष में उसका व्यापार किया गया था, वह था सन 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में IPO का विस्तृत रूप क्या है, तो वह है IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या कहते हैं IPO को, अगर देखा रहा उसका फुल फॉर्म, तो IPO का फुल फॉर्म है I से इनिशियल, P से पब्लिक, O से ऑफरिंग। तो IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर उसकी बात करें अर्थशास्त्र जुड़ी हुई, तो IPO को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, तो वह पारित किया गया था सन 1956 में। किस सन में पारित किया गया था भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम? सन 1956। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका अधिनियम मतलब संसद द्वारा पारित किस सन में किया गया था, तो वह सन था 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को इस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, तो वह है सेबी और RBI। कौन से दो संगठन है जिनको म्यूचुअल फंड उद्योग संगठित करता है, मतलब विनियमित करता है? वह है सेबी और RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है, तो वह है इन्फोसिस। कौन सी कंपनी है भारत की जिसे नैस्डैक में मतलब लिस्ट किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है? वह है इन्फोसिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसे नैस्डैक में सूचीबद्ध किया गया हो, उसके मतलब नाम दिया गया हो। नैस्डैक जो अपनी लिस्ट निकालती है सारी कंपनीज की, जितनी भी ग्लोबल हाईटेक कंपनीज हैं, उनमें से पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी, तो वह थी इन्फोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? उसे महामंदी आ जाती है।